तो बिट इनिंग के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जिसे कहते हैं ना कि एक गुरु है। इंडियन डेटा डॉलर एक बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है, और जो कि जिस तरीके से हमने यूपीआई के अंदर हमने रुपे कार्ड के अंदर हमने मास्टर कार्ड और वीजा की मोनोपोली को ब्रेक किया। दुनिया में आज तक वीजा और मास्टर की मोनोपोली को कोई ब्रेक नहीं कर पाया। पे ने उसको ब्रेक करके दिखाया। तो बिट इनिंग के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो आप लोगों ने दिया है। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट उम्मीद नहीं की थी कि इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा आप लोगों से, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट लव एंड अफेक्शन। और इतना प्यार और इतना भरोसा आप लोग जब जताते हैं, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं नर्वस फील भी करता हूँ, बिकॉज जब लोग आप पे बहुत ज्यादा भरोसा और आपको एक मकाम पे देखना शुरू करते हैं, तो ये नर्वसनेस भी लेके आता है। एक नर्वस एनर्जी भी होती है कि मैं इतने सारे लोग जो भरोसा कर रहे हैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे खरा उतरूंगा कि नहीं। और कोशिश हमेशा रहेगी कि देखिए, इसको एक सिंपल फॉर्म में इसको समराइज करूंगा कि जीत हार मेरे हाथ में नहीं है कि ये सक्सेसफुल कितना होगा होगा कि नहीं होगा और कितने साल लेगा। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि जो एफर्ट है उसमें 2x 3x 4x का की बढ़ोतरी आप देखोगे, और कुछ बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट लेके आएंगे। ऐसा कंटेंट जिसका पर्पस होगा, जिसको देखने के बाद आप एक बारी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि अच्छा, ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने का। और जब मैं ये सोच रहा था कि बिटेनिंग की शुरुआत का सबसे पहला वीडियो कौन सा होगा, कैसा होगा और क्या टॉपिक होगा, तो मेरे दिमाग में और मेरे जहन में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम है जिनके साथ एक्चुअली में मैंने पहले भी एक एजुकेशन सीरीज बनाई थी, और जिनको मैं एक मेंटोर के रूप में देखता हूँ, जिनके ख्यालों से मैं बड़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। और जिसे कहते हैं ना कि गुरु हैं इंडस्ट्री के, और उनकी बातों को सुन के मैं बड़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। चाहता हूँ कि उनकी बातों को आप भी सुने, और एक्चुअली में वो क्या प्रपोज कर रहे हैं, उनके पास कितने ब्रिलियंट और अमेजिंग आइडियाज हैं कि अगर ये आइडियाज गवर्नमेंट तक पहुंचे या गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उन तक अगर ये बात पहुंचे, और इस बात को जैसे हम एक कैंपेन की तरह अगर इस बात को कहें, ज्यादा डिस्कस करें, हर दिन डिस्कस करें, अपने हर डिस्कशन में इसको अगर लेके आए, तो जिस तरीके से चीजें मैं ये तो नहीं कहता कि ट्विटर पे हम ट्रेंड कराने जा रहे हैं इसे, लेकिन जब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस टॉपिक को ले आएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को भी उतनी ही अहमियत देंगे कि जितना हम क्रिप्टो को ओवरऑल देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये अल्टीमेटली आवाज बहुत आगे तक जाएगी। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको समराइज फॉर्म में बता दूं थोड़ी सी चीजें, ताकि आपकी एक एक्सपेक्टेशन क्या है। वीडियो लंबा है तो आपको पहले बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि सीबीडीसी एक्चुअली में सीबीडीसी का महत्व क्या है, सीबीडीसी होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और सीबीडीसी कुछ पर्पस भी सॉल्व करेगी कि नहीं करेगी, सीबीडीसी को डेस्परेट अटेम्प्ट तो नहीं है जो दुनिया भर में सीबीडीसी की आवाज सुन रहे हैं। किस तरीके से, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो चाइना जिस तरीके से डिजिटल युआन किस तरीके से इंडिया के लिए एक थ्रेट की तरह बढ़ रहा है, किस तरीके से जो फेसबुक अपनी लिब्रा लेके आना चाह रहा था, जो करेंसी लेके आना चाह रहा था, किस तरीके से वो एक थ्रेट साबित हो सकता है। कोविड की सिचुएशन जो प्रिवेल कर रही है इस वक्त, उस वो कितना बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। भारत की एग्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम को किन किन चीजों से थ्रेट है, और जो भारत में जो सीबीडीसी प्लान की जा रही है, जो कि हमें सिग्नल दिया अभी डेप्यूटी गवर्नर ने, क्या वो सीबीडीसी एक्चुअली में हमारे लिए फ्रूटफुल है? क्या वो चाह रहे हैं कि सीबीडीसी को ले आएंगे और क्रिप्टो को बैन कर देंगे और क्रिप्टो की जरूरत नहीं पड़ेगी सीबीडीसी को आने के बाद? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ अगर वीडियो सोल्यूशन की बात ना करे तो मुझे ऐसा लगता है फिर हमने करा क्या डिस्कस। आज हम इस वीडियो में एक और डिस्कशन करेंगे कि सीबीडीसी के साथ साथ हम एक्चुअल में किस तरीके की सीबीडीसी होनी चाहिए, और दुनिया में वाहिद, अकेली, यूनिक, एक्सक्लूसिव इंडिया ऐसी कंट्री हो सकती है कि अगर हम उस सोल्यूशन को अपनाएं जो आज हम इस वीडियो में सुनील अग्रवाल जी के तहत हम सुनेंगे। सुनील अग्रवाल जी के बारे में बताऊं तो बिटकॉइन मैग्नेट इनकी किताब है जिसके लेखक हैं, और ब्लॉकचेन को इंडिया में पढ़ाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, और ब्लॉकचेन को एक्चुअली में एक क्लास लेते हैं और
ट्रेन द ट्रेनर है ये। सो बेसिकली इज नॉट ओनली अ ट्रेनर, ये ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं और 1000 घंटे से ऊपर इनकी टीचिंग है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो स्पेस पे कई एडवाइजरी बोर्ड्स पे, कई एजुकेशन में और कई कंपनीज को ये पहले भी मार्गदर्शक बन के उनको एडवाइस कर चुके हैं। जितनी इनके बारे में बोलूं वो कम है। मैं अब शुरू करता हूं कि सुनील अग्रवाल जी से कि सबसे पहले सर वेलकम एंड थैंक यू फॉर डिसाइडिंग टू डू दिस, कि एक नए चैनल पे, एक नई शुरुआत पे आपने कहा कि नहीं यार ये करते हैं। जब मैंने आपको अप्रोच किया तो थैंक यू वेरी मच कि आपने एक सेकंड नहीं लगाया कि नहीं नहीं ये तो करना था और ये तुम्हारे साथ ही करना था। सो थैंक यू वेरी मच सुनील जी। काशिफ, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद बिट इनिंग की नई इनिंग्स शुरू करने के लिए। और मैं थैंक यू हमेशा ही मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ बात करके, क्योंकि आपका जो तरीका है और आपका जो सलीका है, ये दोनों ही कमाल हैं। जी। थैंक यू सर। और जितने साधारण, जितने ही पॉपुलर तरीके से आप बातचीत करते हैं और एक बड़े गंभीर और कॉम्प्लेक्स विषय को आप आम आदमी तक बड़े ही सहज तरीके से पहुंचाते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जी और सर। आपके हर एफर्ट में मेरा थोड़ा-सा अगर हाथ योगदान हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये सोने पर सुहागा है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दीज लाइंस एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो सर सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं कि आज भारतवर्ष एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जिस तरीके से पेंडेमिक ने पूरी दुनिया में एक स्ट्रेस की तरह काम किया है और इसने एक टेस्ट लिया है सारे देशों की एबिलिटीज का, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक एबिलिटी, और जो उनकी जो थिंक टैंक थे उनको मजबूर करा, उनका टेस्ट लिया एक तरीके से। गवर्नमेंट्स की दुनिया भर में टेस्ट हुआ है कि किस तरीके से इस पेंडेमिक ने जो चैलेंजेस दिए हैं पूरी दुनिया भर की सरकारों को, और इंडिया के सामने भी वो चैलेंज है। मैंने एक रीसेंट रिपोर्ट में ये पढ़ा है सर कि जो 2019 में जो रिटेल डिमांड थी, मतलब जो चीजों की डिमांड थी मार्केट के अंदर जो लोग कंज्यूम कर रहे थे, सर 2021 में अगर हम कंपेयर करें 2019 की डिमांड से, तो 50% का ड्रॉप आया है रिटेल कंजम्पशन में। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज की तरह खड़ा है। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे जो तेजी से बढ़ रही है, ये एक चैलेंज है। और काफी सारे चैलेंजेस हैं जो एक्सटर्नल और ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं, जैसे कि डिजिटल युआन, जिसकी बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में चर्चा तो नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है शायद समझ ना होने की वजह से चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग इसको अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी एक चैलेंज के रूप में हुँ। बहुत तेजी से आ रहा है। तो सुनील सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपकी नजर में सबसे गंभीर हैं इस वक्त। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी विषय है कि हम ये समझें कि आज कौन-कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि सबसे पहला चैलेंज तो हमारे लिए ये है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर कोरोना पैंडेमिक का बहुत गंभीर नेगेटिव असर पड़ा है और करोड़ों की तादाद में लोगों ने रोज़गार खोया है। करोड़ों की तादाद में रोज़गार कम हुआ है और बहुत सारे कारखाने, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद हुए हैं। ऐसा रिसर्च रिपोर्ट्स कहती हैं कि 97% 97% पॉपुलेशन का इनकम डिक्लाइन हुआ है या इनकम खत्म हो गया है। 97%। और अगर हम जीडीपी फिगर्स को देखें तो जीडीपी फिगर्स कह रही हैं कि 2019-20 का जो जीडीपी है वो -7.3% के आसपास ऑफिशियली डाउन गया है। आप अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लगभग 200 लाख करोड़ का साइज मान लें, तो 200 लाख करोड़ में से अगर 7% उड़ा दिया जाए तो ये लगभग 15 लाख करोड़ की गिरावट है। तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान के लोगों की जेब से 15 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया। तो ये डिमांड का क्राइसिस है। हिंदुस्तान में अब लोगों के पास जितने पैसे होने चाहिए खरीदारी करने के लिए वो नहीं होंगे। तो आप देखिए कि अक्रॉस द बोर्ड जो कंज्यूमर आइटम्स है उनकी डिमांड कम हो रही है। तो ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए पहला सबसे बड़ा खतरा है और इससे उभरने के लिए हमें बहुत सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2,
चाइनीज गवर्नमेंट डिजिटल युआन को लॉन्च करने के बहुत करीब पहुंच गई है और उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी मॉडल बनाया है और उसके जरिए वो 3 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड का सिस्टम बना रही है। 3 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। और अब आप सोचेंगे कि वो अपने देश में डिजिटल करेंसी लॉन्च करें तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। जी नहीं, इसको ध्यान से समझिए। चाइना ने लगभग 100 देशों के साथ, जिसमें अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो भी आते हैं, जिसमें श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है। ऐसे लगभग 100 देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। विच मीन्स कि अगर कल को चाइना श्रीलंका को आके कहता है कि आपका सारा कर्जा माफ, आप अपने देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, जो लोग हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें चाइना का डिजिटल युआन भी अलाउ कर दो एज अ करेंसी, तो क्या श्रीलंका ना करेगा कि हाँ करेगा, अगर उसका कर्जा सारा माफ हो रहा है? वो तो हंस के एक्सेप्ट करेगा। यस। तो सोचिए, श्रीलंका अगर इस बात को मानेगा तो अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल। तो एकदम से क्या होने जा रहा है कि दुनिया के अंदर तो लगभग 1 अरब 140 करोड़ तो चाइना की अपनी पॉपुलेशन है और अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के लगभग 2 अरब लोग, 200 करोड़ और ऐड कर लो, तो चाइनीज डिजिटल युआन को 300 से 350 करोड़ की पॉपुलेशन अगर अडॉप्ट करना चाहे तो उसको इंडिया छोड़िए, उसको अमेरिका भी नहीं रोक सकता। आप सोचिए कि कुछ महीनों के अंदर ही दुनिया के अंदर रिजर्व करेंसी का स्टेटस डॉलर से शिफ्ट होके डिजिटल युआन बन जाएगा। राइट, बताइए। मतलब ये इतने बड़े लेवल का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 20-30 साल में लगा के बनाया है। वो आज से इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो 20 साल से पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए उनका चैलेंज डॉलर की मोनोपोली को खत्म करना है, उनका चैलेंज इंडिया नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर चाइनीज युआन रिजर्व करेंसी दुनिया की बनता है या कम से कम अमेरिका के डॉलर के बराबर की करेंसी बनता है, तो हमारे पास जो 600 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जिसमें से 90% डॉलर हैं, तो क्या अब उसमें हमें डिजिटल युआन नहीं डालना पड़ेगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने पिछले 50 साल या पिछले 70 साल डॉलर को सलाम किया है, तो अब अगले 70 साल हम डिजिटल युआन को सलाम करेंगे। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम सलाम करने के लिए आए हैं क्या? क्या हम खुद भी दुनिया के अंदर अपनी ताकत पर, दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम में अपने करेंसी सिस्टम की ताकत से खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल। तो ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में इकोनॉमी और मॉनेटरी सिस्टम दोनों के पास एक ऐसा सवाल आ गया है कि अगर हमें 21वीं सदी के लिए एक मॉनेटरी सिस्टम चाहिए, तो क्या वो मॉनेटरी सिस्टम वैसा ही होगा जैसा पिछले 100 साल से रहा है? आपने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। यस, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स 12% से भी ज्यादा हो गया है। हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6% से भी ज्यादा हो गया, जो टारगेट रेट से ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। ठीक, एक तरफ स्टैग्नेशन है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इन्फ्लेशन थोड़ी सी और बढ़ी, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ चुका है, और अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा और बढ़ा तो होगा क्या कि हमारी करेंसी जो आज 75 रुपए का एक डॉलर हमें मिल रहा है, हो सकता है कल को 85 का मिले, कल को 100 का मिले। तो इसका मतलब है कि हमारी करेंसी को डिवैल्यूएशन होने से कोई नहीं बचा सकता। विच मीन्स कि उस केस के अंदर हमारे जो इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे। राइट। क्या
इस तरह की लगातार जो हम पिछले इतने सालों से मार खा रहे हैं ग्लोबल करेंसी सिस्टम के अंदर, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया की करेंसी की डिमांड भी ग्लोब में वैसे ही पैदा हो जैसे डॉलर की पैदा होती है, जैसे युआन की पैदा हो रही है? अगर हमारे देश की कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा की सर्विसेज की डिमांड दुनिया भर में पैदा होती है, तो हमारी करेंसी की डिमांड दुनिया भर में क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि दुनिया हमारी करेंसी को उस निगाह से नहीं देखती। इसका राइट। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो दुनिया के सामने कद है, वो इनोवेशन या लीडरशिप का कद नहीं है। हमें पिछले 70 साल से हमने ये जो एक ठिगना कद बना लिया है, हमें अपने कद को ऊंचा करना है। और वो ऐसे नहीं हो सकता कि हम उसी तरह से सिस्टम में चलते रहें जैसे हम पिछले 70 साल से चलते रहे हैं। बिल्कुल। हमें ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज ने जो एक नया रास्ता दिखाया है, उस रास्ते से कुछ सीख के अपने आप को दुनिया के अंदर एक नई पोजीशन पर खड़ा करना है। तो ये एक तरह से अगर मैं कहूं, तो जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर्जन 2.0 करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। वो बिल्कुल। कैसे होगा, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। तो ये तीन बड़े मुद्दे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला मुद्दा, हिंदुस्तान के लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को। दूसरा, चाइनीज सीबीडीसी अगर ग्लोबल करेंसी वॉर में डॉलर को हरा देता है तो हमारा फ्यूचर क्या है। और तीसरा, क्या हम उसी तरह से इकोनॉमी और मनी सिस्टम को चलाएंगे जैसे हम पिछले 70 साल से चलाते आए हैं? क्या हम क्रिप्टो से कुछ सीखेंगे? नहीं। ये बिल्कुल। तीन सवाल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बिल्कुल। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक पर्सपेक्टिव दिया है, और जिस तरीके से अब मेरी जो ऑडियंस है उनको ये रियलाइज हो रहा होगा कि ये डिजिटल युवान एक बहुत बड़े थ्रेट के रूप में उभर के आया है। और ये कई लोग ये ऐसा सोचते हैं कि अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज पे है, ये बातें तो अभी पता नहीं कब होंगी। ये इतनी तेजी से चाइना जो है अब इसको इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि आप इसको ये समझिए कि आप यहाँ पे अभी सिर्फ अभी इनफैक्ट आपने कोई पेपर तक नहीं रिलीज नहीं किया है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर सीबीडीसी पे, उस पे हम अभी बाद में आ रहे हैं कि काम तो बहुत दूर की बात है, हमने कोई डिस्कशन, एक ऑफिशियल डिस्कशन भी शुरू नहीं की है। शायद कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग तक आज तक कोई प्रेजेंट नहीं है आरबीआई का। कोई आप ऐसी वेबसाइट पे जाके पीडीएफ नहीं देखोगे जहां पे चार लोग बैठ के सीबीडीसी के ऊपर मंथन किया हो या डिस्कशन हुआ हो आज तक। और यहाँ चाइना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिजिटल युआन वो एयर ड्रॉप कर चुका है। और यहाँ तक कि उसका प्लान ये है कि बीजिंग ओलंपिक जब होने वाला है उसके अंदर वो मैंडेटरी कर देगा कि अगर किसी भी ओलंपियन को जो जो देश है वहां पे जो खरीदारी होगी बीजिंग के अंदर, वो चाहता है कि 50% से ऊपर, 60% से ऊपर ट्रांजेक्शन डिजिटल युआन में वो फोर्स करने वाला है। आप सोचो, तो ये यूएस ने इनफैक्ट ये कांग्रेस के अंदर ये प्लान किया है, ये प्रपोजल दिया जा रहा है कि जो यूएस के एथलीट्स हैं जब वो बीजिंग जाएंगे तो डिजिटल युआन को यूज नहीं करेंगे। आप सोचो किस लेवल पे डिबेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और इंडिया के अंदर अभी उस पर काम भी नहीं हुआ काशिफ, अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें तो हिंदुस्तान की डिजिटल मनी सिस्टम और चाइनीज के डिजिटल मनी सिस्टम को थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डिजिटल सिस्टम यूपीआई ने बिल्ड किया है, और यूपीआई लगभग 2.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस अ मंथ करता है। ओके। पर अगर आप चाइना के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस देखें, तो चाइना के अंदर लगभग 500 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं। 500 बिलियन, ये हिंदुस्तान से लगभग 200 गुना से भी ज्यादा है। 200 गुना। हिंदुस्तान में लगभग 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ एक्टिव डिजिटल यूजर हैं जो डिजिटल मनी की ट्रांजैक्शन करते हैं। 10 करोड़। अब चाइना के अंदर 90 करोड़ एक्टिव यूजर हैं जो एक महीने में 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो चाइना हमसे बहुत आगे है। तो इसलिए हम चाइना का मुकाबला कर पाएंगे नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि चाइना का मुकाबला अमेरिका से है, चाइना का मुकाबला हमारे साथ नहीं है।
तो चाइना हमसे बहुत आगे है, और दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान की तैयारी भी बहुत कमजोर है। राइट सर, सबसे पहले क्योंकि काफी सारे लोग हमारे चैनल पे नए भी हैं, उनको मैं ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो ये सुनते रहते हैं क्रिप्टो के बारे में, तो उन्होंने सुना है, लेकिन वो जो ये सीबीडीसी का जो वर्जन है, एक्चुअली में सीबीडीसी होती क्या है, इसको आप थोड़ा सा अगर एक सिंप्लीफाई फॉर्म में बता दें, और ये किस तरीके से ये डिफरेंट है जो नॉर्मली जो क्रिप्टोज होते हैं, जो ओपन ब्लॉकचेन पे जो क्रिप्टोज हैं जो बिल्ट हुए हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये इनसे कैसे डिफरेंट है सीबीडीसी, और क्यों ये डेस्परेट अटेम्प्ट जो दुनिया भर के जो देश हैं उनकी तरफ से ये देखा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा अब डेस्परेट हो रहे हैं अपनी अपनी सीबीडीसी को लॉन्च करने के लिए, तो वो डेस्परेशन क्यों है, और ये सीबीडीसी क्या है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दें। देखिए, सीबीडीसी बेसिकली एक तरह से अगर आम आदमी की भाषा में हम कहें कि जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट रखते हैं, तो आपका अकाउंट मैनेज करने की जिम्मेवारी बैंक की है, ठीक है। जब आप सीबीडीसी की बात करते हैं, तो सीबीडीसी का मतलब ये है कि अब आप अपना अकाउंट सीधे आरबीआई के पास रख रहे हैं, ना कि एचडीएफसी, आईसीआईसी या एसबीआई के पास। तो पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि पिछले 70 साल से, जब से आरबीआई हिंदुस्तान में काम कर रहा है, आरबीआई यूजर्स को, आम सिटीजन को डायरेक्ट अकाउंट नहीं देता है। जी। वो कमर्शियल बैंक्स के साथ रिश्ता रखता है, और कमर्शियल बैंक्स के साथ आप अकाउंट बनाते हैं। सीबीडीसी का पहला मतलब ये है कि अब आप सीधे आरबीआई के अंदर अकाउंट रख सकते हैं। हम्म। इसका मतलब ये है कि अब आपको आरबीआई से सीधा रिश्ता जब बन जाएगा, तो आरबीआई उस तरीके से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर सकता है। वो पैसे की जो सप्लाई है उसको कम ज्यादा भी कर सकता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी डाल सकता है। दूसरा, उसको ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो सारे के सारा डाटा रियल टाइम में पता चलता रहता है। क्योंकि आरबीआई को लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जब बैंकों के जरिए होकर चलती है तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। ओके, सो पहला तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा अकाउंट सीधा आरबीआई के पास होगा। बट अब प्रॉब्लम कहां है? अगर आरबीआई चाहता है कि वो सीबीडीसी लॉन्च करे, तो मोटे मोटे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या आरबीआई का सीबीडीसी इंटरेस्ट बेयरिंग होगा, जैसे 4% सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है जैसे बैंक देता है, क्या आरबीआई देगा? सो पहला इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ये सीबीडीसी आपके कैश, आपके बैंक अकाउंट मनी से अलावा होगा कि आपके कैश को रिप्लेस करेगा? अगर ये कैश को रिप्लेस करेगा, तो ये कौन से कैश करेंसी नोट को रिप्लेस करेगा? 2000 वाले को करेगा, 500 वाले को करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कंप्यूटर के अंदर करेंसी छाप रहे हैं, तो ये तो फिर इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक, और उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है पार्लियामेंट का। तो कल को आज 75 रुपए का डॉलर है, कल को 100 रुपए का हो जाएगा। आपने बेसिकली क्या किया करेंसी कि छापी। आपने करेंसी छापी। पहले आप कागज छापते थे, अब आपने बिट्स छाप दिए। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आपने, जो आपकी ताकत थी लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि आप इस देश के अंदर एकमात्र ताकत हैं जो पैसे छाप सकते हैं। आप दुनिया, हिंदुस्तान के लोगों को उधार देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आप, पहले आप कैश में उधार देते थे, अब आप डिजिटल अकाउंट में उधार दे रहे हैं। फर्क क्या हुआ? फॉर्मेट बदलने से ताकत का स्वरूप तो नहीं ना बदल जाता, और दुनिया आपको कल को कैसे देखेगी वो तो नहीं बदल जाएगा। तो बेसिकली ये तो बिंदी सुर्खी बदली और तो कुछ नहीं बदला। राइट राइट राइट। तो ये जो सवाल हैं, और दूसरी बात, अगर आरबीआई के अंदर आप अकाउंट रख सकते हैं और आपको वहां से मान लीजिए इंटरेस्ट मिलता है, तो आप जो दूसरे बैंक है वहां पर अकाउंट क्यों रखेंगे? आप अपना डिपॉजिट अकाउंट
सरकारी बैंकों से या दूसरे बैंकों से या कोऑपरेटिव बैंकों से शिफ्ट करके सीधा आरबीआई में लेके जाएंगे। राइट। तो अगर आरबीआई की चढ़ाई होती है तो बैंकों की गिरावट आएगी। उनके पास अगर पब्लिक के डिपॉजिट्स ही नहीं है तो वो लोन कहां से देंगे? तो इस मॉडल का जो सीबीडीसी सरकार या आरबीआई लॉन्च करना चाहता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे बैंकों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब ये इतने गंभीर मुद्दे हैं कि इन मुद्दों पर एक डिस्कशन पेपर नहीं है, एक Right. रिसर्च पेपर नहीं है। Right. और मुझे हैरानी इस बात की है कि ये इतना गंभीर मुद्दा होने के बावजूद भी आरबीआई ने अनाउंस कर दिया कि हम सीबीडीसी लॉन्च करने वाले हैं, हाँ, ये बताए बिना। उसी पे आ रहा हूँ सर। आप सोचो, आपके मैं जब इतने ये बातें सुनी, मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाह रहा हूँ कि सुनील सर का ये कहना है कि जब आपका डायरेक्ट लेन देन, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप रिजर्व बैंक के साथ हो गया, तो जो इंटरमीडियरी था, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो वैसे भी अब अगर आप देखें टेक्नोलॉजी की वजह से जो बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स का जो फ्यूचर है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अब बैंक्स पहले जितना एक्सपैंड करते थे, अब उनको उतनी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके स्मार्टफोन के थ्रू ही काफी सारे काम हो जाते हैं, राइट। तो कमर्शियल बैंक्स तो वैसे ही अपनी जो डेथ है वो मर रहे हैं नेचुरली। ऊपर से जब सीबीडीसी आने के बाद आपका जब डायरेक्ट रिश्ता जब रिजर्व बैंक से हो गया, और अगर वो इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, कमर्शियल बैंक्स से ज्यादा हुआ, तो आप फिर कमर्शियल बैंक्स के साथ रिलेशनशिप क्यों रखोगे अगर वो बराबर रख नहीं सकता, राइट। तो ये सारे जितने चैलेंजेस हैं, और अगर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनील सर ने बोली कि ये तो लाइसेंस मिल गया पैसा प्रिंट करने का, कि भाई आपने आपने डिजिटली जो है करेंसी को कंप्यूटर के थ्रू एक सीबीडीसी फॉर्मेट में आपने छाप दिया, एक एक्स्ट्रा करेंसी ट्रिलियंस में आपने इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कर दी, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी मतलब आपकी इकोनॉमी में आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है, परचेजिंग वैल्यू डाउन होगी, डॉलर के साथ के मुकाबले भी आपकी वैल्यू डाउन होगी। और सोने पे सुहागा ये है बात, जो मुद्दे की इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेप्यूटी गवर्नर है वो सीबीडीसी के बारे, जो डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, वो सीबीडीसी को हिंट दे दिया है उन्होंने कि लॉन्च करने का पूरा प्लान है। और लॉन्च करने के साथ साथ में उन्होंने ये अश्योरेंस भी देने की कोशिश करी कि वंस सीबीडीसी इज अराउंड, तो फिर जो ये क्रिप्टो है, बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या डिजिटल एसेट्स हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो नोशन है, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, ये उसको हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं कि सुनील सर आपका क्या कहना है, जो रिसेंटली जो आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है, उनकी स्टेटमेंट और उनका जो आपने भी सुना है वो वीडियो, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो कहना कि अगर सीबीडीसी लॉन्च हो जाएगा तो क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई भी रिसर्च नहीं है। अब छोटी सी बात देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर 2.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस डिजिटल तरीके से हो रही हैं, ठीक, उसके बावजूद भी क्रिप्टो अडॉप्शन क्यों बढ़ रहा है? राइट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो 15 मिलियन लोग हैं जो क्रिप्टो की दुनिया में आ चुके हैं, वो कम से कम बैंक ऐप यूज करके ही ट्रांजैक्शन करते होंगे। इतने सियाने तो वो है ही। अगर वो डिजिटल मनी जो बैंकिंग सिस्टम्स ने उनको दी, यूपीआई ने उनको दी, उसके बारे में ऑलरेडी जानकार हैं, तो फिर वो क्रिप्टो में क्यों आए? इसका मतलब है कि वो क्रिप्टो को कम से कम फ्यूचर का एक सही रास्ता देखते हैं। तो 15 मिलियन का जो एग्जाम्पल है, ये अपने आप में एक बड़ा सीधा सरल एग्जाम्पल है कि लोग डिजिटल मनी और क्रिप्टो मनी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो परफेक्ट। इसलिए आरबीआई गवर्नर का ये कहना कि डिजिटल सीबीडीसी आ जाएगा तो क्रिप्टो करेंसी की जरूरत नहीं रहेगी, ये अपने आप में बेतुका है। राइट। तो आपका आपका जो वर्जन है, जो इस टाइम जो डेप्यूटी गवर्नर ने जो ये बोला कि सीबीडीसी प्लान कर रही है, तो आपको इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या दिखता है कि आपके नजर में इस थ्योरी में कि हम एक सीबीडीसी सिर्फ इसलिए ले आए क्योंकि दुनिया भर में सीबीडीसी की बात चल रही है,
दुनिया भर में वो डेस्परेशन है, वही वाला जो फॉर्मेट जो दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स अडॉप्ट कर रहे हैं उसको हम भी अडॉप्ट कर लें। आपको क्या लगता है कि उस मॉडल में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? देखिए, पहली बात तो अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कोई मॉडल दिया ही नहीं है। हाँ। अभी सिर्फ एक आइडिया दिया है, जी। पहली बात। अब मॉडल के अंदर कुछ मोटे-मोटे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। पहला मॉडल के अंदर सवाल होना चाहिए कि ये सीबीडीसी इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा कि नहीं, राइट। जिसका कोई जवाब नहीं है अभी तक। राइट। दूसरी चीज ये कि ये कैश को रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, इसका भी कोई जवाब नहीं है। राइट। तीसरा सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या ये कमर्शियल बैंक्स को तबाह करेगा कि नहीं करेगा, उनकी सेफ्टी का क्या इंतजाम है। आपने इधर आरबीआई से सीबीडीसी लॉन्च कर दिया और उधर हजारों बैंक्स डूबने शुरू हो गए, तो ये तो इंडियन इकोनॉमी के लिए डबल खतरे वाली बात हो गई। राइट। बैंकिंग सेक्टर अगर क्रैश कर जाए किसी देश का, यस, तो मॉनेटरी सिस्टम को थ्रेट है। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि हमारा बैंकिंग सिस्टम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है। दुनिया के अंदर भी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम होता है जिसमें अंदर कैश रिजर्व रेशो है 4%। ओके, 4%। 4% का मतलब ये है कि अगर 4% कैश लोग इमीडिएटली विड्रॉ कर लें तो आपका बैंकिंग सिस्टम क्रैश ताश कर के जाए। पत्तों के महल की तरह गिर सकता है। तो 96% कहाँ है सर फिर कैश? सी ना, वो कैश सर्कुलेशन में होता है। जो 4% कैश रिजर्व रेशो होती है, बैंक कुछ और रास्ते भी रखते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी होती है, वो सारे इंतजाम बैंक करता है। बट सवाल ये है कि अगर रेगुलर कैश लोग निकलवा लें तो सर बैंकों को कैश विड्रॉल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। मेरा सवाल यहां पर यह है कि ना तो इंटरेस्ट बेयरिंग, ना वहां पर बैंकों के साथ क्या होगा। ठीक, ये इतने गंभीर मुद्दे हैं कि जो सिर्फ आरबीआई को फैसला करने का हक नहीं है, इसके ऊपर भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट को फैसला लेने का हक है। तो मुद्दे का जो फैसला है वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, आरबीआई के अंदर नहीं होना चाहिए, जो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर आप ध्यान से देखें, फरवरी के अंदर पार्लियामेंट में प्रपोज किए गए थे एक बिल के अंदर दो हिस्से कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी लॉन्च किया जाएगा और क्रिप्टो करेंसीज के प्रोहिबिशन के बारे में कुछ फैसले किए जाएंगे। ये हमें लगा कि फरवरी के अंदर बिल आएगा। फरवरी बीत गई, मार्च बीत गई, बिल नहीं आया। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये मानसून अधिवेशन में आएगा। मानसून अधिवेशन के अंदर भी पूरा एजेंडा सामने आ गया, क्रिप्टो का बिल फिर नहीं आया। और सीबीडीसी का कौन सा मॉडल लेके आ जाएगा उसका भी कोई बिल नहीं आया। हाँ, इधर आरबीआई ने अनाउंस कर दिया कि वो सीबीडीसी पर काम करेंगे। अब सवाल ये है कि बिना बिल के क्लैरिटी कैसे होगी। राइट, अगर बिल नहीं होगा तो पार्लियामेंट किस मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श करेगी, वाद विवाद करेगी। इस सारी चीजों का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारे रेगुलेटर्स क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर डीपली कंफ्यूज्ड हैं। राइट, पर वो इस बात को सामने नहीं लेके आ रहे, वो सिर्फ इस मुद्दे को डिले कर रहे हैं। और ये कंफ्यूजन क्रिप्टो करेंसीज को लेकर भी है और सीबीडीसी को लेकर भी है। Right. मैं ये चाहता हूं कि हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी इन दोनों मुद्दों को अलग अलग ना देखे, इन दोनों मुद्दों को साथ देखे। बहुत अच्छी बात बोली आपने ये एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर आप सीबीडीसी को अलग देखते हैं और क्रिप्टो को अलग देखते हैं, अगर कम्युनिटी सीबीडीसी को भी उस मुद्दे को इतना ही इंपॉर्टेंट नजरिए से देखे और सवाल पूछे, और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ क्रिप्टो कम्युनिटी क्यों, जो दुनिया, जो जनता है हमारी, जो इंडिया की जो सिटीजन्स हैं, उनको ये सवाल पूछने का हक है कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप एक डिजिटल करेंसी को आप कंप्यूटर के ऊपर, एक ब्लॉकचेन के ऊपर बेशक आप लॉन्च करना चाहते हो विदाउट एनी बेसिस, अगर आप वो करना चाहते हो विदाउट एनी बैकिंग, तो आप उसको करके क्या एडिशनल मनी सप्लाई कर रहे हो। आपके 50 और जो क्वेश्चंस हैं, जो कि कमर्शियल बैंक्स को जो थ्रेट है, जिस तरीके से पूरे बैंकिंग सेक्टर को जो थ्रेट है, ये सवाल है जिन सवालों के ऊपर अभी तक डिस्कशन नहीं हुई। अब मैं सर आपसे जो
मैंने कई आपके वीडियोस देखे हैं और हमने पहले भी आपने कई मीडिया में ये बात करी है, और कई आपने इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक टेड टॉक थी जो मैंने देखी, उस टेड टॉक के अंदर भी आपको इनवाइट किया गया था, जिसमें आपने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी जिसका नाम है इंडियन डेटा डॉलर। और ये मैं देख रहा हूँ सर कि दिन प्रतिदिन आपने इस प्रपोजल को, इंडियन डेटा डॉलर को आपने करीब, इफ आई रिमेम्बर, 7-8 महीने पहले आपने ये पहली बार किस मीडिया में प्रपोजल दिया था। और मैं देख रहा हूँ कि हर ये मैंने अप्रैल 2020 में पहली बार हाँ, दिया पहली था। बार अप्रैल 2020 में। और वो कोइंसिडेंस की बात है कि अप्रैल पीक कोविड का टाइम भी था, और उस समय आपके इस प्रपोजल में, अब मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन इस प्रपोजल के अंदर एक जिसे कहते हैं ना, एक आइडिया होता है, उसके अंदर एक विश्वास करने वालों की जो रेंज है वो बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि मैं अब हर बार जब आपके उस वीडियो को देखता हूँ, जिन अलग अलग प्रपोजल्स मीडिया में आप जब इंटरव्यू देते हो, मेरे को उसकी और बेटर समझ होती जा रही है। आज मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो एक्चुअली में एक सोल्यूशन है, जो इंडिया के, हम क्यों वो सीबीडीसी का मॉडल फॉलो करें जो दुनिया कर रही है। हम हमें वो रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों नहीं अपना एक यूनिक फॉर्मूला निकालें सीबीडीसी का, जो एक बहुत ही शानदार मॉडल होगा, जिसकी प्रॉपर बैकिंग होगी, जिसका एक प्रॉपर एक फॉर्मुलेशन होगा, जिसका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू हम पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। आज हम उस फॉर्मूला पे बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को जो सुनील सर का जो एक वो फॉर्मूला है, इंडियन डेटा डॉलर का जो फॉर्मेट है सीबीडीसी का, वो मैं चाहूंगा कि वो बात करें। लेकिन सबसे पहले सर, उसकी शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा, आप इस बारे में भी बात बहुत बोलते हैं, नेटवर्क इफेक्ट, मॉनेटरी नेटवर्क इफेक्ट। ये मैंने आपके कई इंटरव्यूज के दौरान मैंने सुना, और मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि नेटवर्क इफेक्ट का हक सिर्फ कॉरपोरेशंस को नहीं है, गवर्नमेंट को भी अधिकार है नेटवर्क इफेक्ट को क्रिएट करने का। मैं चाहूंगा कि एक बार दर्शकों को आप नेटवर्क इफेक्ट से शुरू करें, और फिर हम चलेंगे इंडियन डेटा डॉलर की तरफ सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान अगर 21वीं सदी के अंदर सुपर पावर बनना चाहता है, जी। अगर सुपर पावर शब्द किसी को ना पसंद हो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है जी, और एक बहुत बड़ी ताकत बनना चाहता है। ये तो सपना भी है हमारे प्रधानमंत्री हाँ, का। तो अगर ये एक सच्चा टारगेट है, अगर ये सच्चा गोल है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हटके हो, और उसके अंदर हमें क्रिप्टो को अपनी ताकत मानना है, ना कि अपनी कमजोरी। अब सवाल है कि ये कैसे हो? हम्म। ऐसा क्यों है कि सरकार पिछले 5-6 साल से क्रिप्टो को लेकर कंफ्यूज है? क्योंकि वो देख पा रही है कि क्रिप्टो का नेटवर्क इफेक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम्म। जैसे मैं आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं क्रिप्टो की दुनिया में आया था, तो रोज की 200 ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी, रोज की। आज बिल्कुल। रोज की 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती हैं जी। क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। अब सोचिए कि कितना बड़ा फर्क है, 10 साल में कितने जीरो इसके साथ जुड़ गए, हम्म। कितने जीरो। तो नेटवर्क इफेक्ट का मतलब ये है कि आप जीरो के साथ जीरो जब जोड़ते जाते हैं, हम्म। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है। हम्म। मेरा ये सपना है कि क्या हिंदुस्तान की करेंसी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी वो नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करने की ताकत है, हम्म। और मुझे लगता है। पर वो कैसे दुनिया तक पहुंचाए जाए, इसके लिए हमें क्रिप्टो और सीबीडीसी को इकट्ठे रख के देखना पड़ेगा। राइट। इसके लिए मैंने एक सिचुएशन मैं आपके सामने क्रिएट करता हूं। हम समझ लेते हैं कि सुनील अग्रवाल और काशिफ रजा यहां बात नहीं कर रहे। यहां पर एक सरकार का बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस वर्किंग ग्रुप है, और उस सीरियस वर्किंग ग्रुप में 5 किस्म के प्लेयर्स हैं, हम्म। 5 स्टेक होल्डर्स हैं। पहला स्टेक होल्डर है क्रिप्टो एक्सचेंज, हम्म। चाहे वजीर एक्स के निश्चल शेट्टी हो या पॉइंट डीसीएक्स के सुमित हो, हम्म। बट जस्ट एज्यूम कि वहां पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज के स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं। दूसरे, वहां पर जो स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं वो है कोई बड़ी कंपनी, जैसे एयरटेल हो गई या कोई जियो हो गई, तो हम्म। दूसरी कॉरपोरेशन, हम्म। दूसरा स्टेक होल्डर है।
तीसरे स्टेक होल्डर है कोई बड़ा बैंक, चाहे एसबीआई है, चाहे आईसीआईसी है, चाहे एचडीएफसी है। चौथा वहां पर जो स्टेक होल्डर बैठा हुआ है वो है टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कोई ना कोई सुपर हेड। और पांचवा वहां पर स्टेक होल्डर बैठा हुआ है कोई डिप्लोमेट। ओके, तो हम पांचों को उनकी बातें सुनते हैं कि वो क्या क्या सोच रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, और उससे क्या कंफ्यूजन सामने आ रही है, क्या क्या सोल्यूशन सामने आ रहा है, कि सरकार क्यों नहीं फैसला कर पाती। ओके, तो सबसे पहले तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की हम बात करते हैं, जो मान लीजिए वहां निश्चल शेट्टी गए हैं और वो कहते हैं कि इंडिया वांट्स क्रिप्टो, हमें रेगुलेशन चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, सब कहते हैं कि सबको क्रिप्टो रेगुलेशन चाहिए। तो सरकार कहते हैं कि आपकी बात बहुत अच्छी है, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट आपकी बात हमने सुन ली, देखते हैं हम क्या करते हैं। तो निश्चल शेट्टी जी इतनी बात सुन के चुप हो जाते हैं। ठीक है, अब सामने जो नेक्स्ट स्टेक होल्डर आता है, पहला तो हो गया क्रिप्टो एक्सचेंज, दूसरा स्टेक होल्डर आता है बैंक। मान लीजिए वहां पर आईसीआईसी या एचडीएफसी बैंक का कोई चीफ बैठा हुआ है। अब पहली बात तो उसके सर में एक डर है कि यार ये सीबीडीसी अगर लॉन्च कर दिया तो हमारे सारे डिपॉजिटर्स भाग जाएंगे आरबीआई की तरफ। एक तो हमें आरबीआई से मार पड़ सकती है, और दूसरा हमारे जितने अकाउंट होल्डर्स हैं वो सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जा रहे हैं। दूसरा हमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस से मार पड़ रही है। अब वो समझ नहीं आ रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई फ्यूचर हमारा किसके साथ है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ है कि सरकार के साथ है, आरबीआई के साथ है। उनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और वो कहते हैं कि भाई देखिए सीबीडीसी लॉन्च करना चाहिए, बट बहुत धीरे धीरे लॉन्च करना चाहिए, बहुत गंभीर मुद्दा है। तो वो सीबीडीसी को कहते हैं कि इसको धीरे धीरे लॉन्च करना चाहिए। तो उनसे पूछते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना चाहिए। वो कहेंगे देखिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लोग तो खैर इस पर बहुत आ रहे हैं, पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस में खतरा भी है, क्रिप्टो करेंसीज वॉलेटाइल बहुत है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, बट हमें इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। तो इसका मतलब है बैंक्स ना इधर बोल रहे हैं ना उधर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री इनकी मीटिंग में बैठे हैं और चुपचाप सुन रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो वो क्या मैसेज लेंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज निश्चल शेट्टी ने तो कह दिया इंडिया वांट्स क्रिप्टो, वो कहते ठीक है अच्छा लड़का है, तो इसकी बात तो सुन ली। अब जो बैंक्स हैं वो कहते हैं कि भाई वो कंफ्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि बैंक्स को लेकर प्रधानमंत्री जी कहेंगे यार ये तो मामला, अगर बैंक्स राजी नहीं है तो ना तो सीबीडीसी हो सकता है ना क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। चलिए अब बैंक्स की भी सुन ली। इसके बाद आते हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट। टैक्सेशन डिपार्टमेंट कहता है साहब अगर लोगों ने क्रिप्टो में एक दूसरे से लेन देन करना शुरू कर दिया तो हम ट्रांजैक्शन ट्रैक कैसे करेंगे, टैक्सेशन की चोरी हो सकती है। तो इसलिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए और क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। तो टैक्स वाले तो कहते हैं कि हमें सीधा सीधा टैक्स का नुकसान हो सकता है, तो इसलिए क्रिप्टो को बैन करना चाहिए। तो वो अपनी पोजीशन लेके बड़े स्पष्ट हो जाते हैं। तो मोदी जी को लगता है या प्रधानमंत्री जी को लगता है कि भाई हाँ कम से कम ये तो कुछ बोला। तो एक वोट नेगेटिव हो गया, एक वोट पॉजिटिव क्रिप्टो एक्सचेंजेस का और एक वोट टैक्सेशन डिपार्टमेंट का नेगेटिव हो गया। सो तीन बंदों ने तो अपनी बात कह दी। अब जो चौथा प्लेयर है वह है कंपनीज। टेलीकॉम प्लेयर मान लीजिए वहां रिलायंस जियो बैठा हुआ है या एयरटेल बैठा हुआ है। एयरटेल देखता है मेरा तो 15 अफ्रीका के देशों में भी नेटवर्क है, तो मुझे तो नेटवर्क इफेक्ट का फायदा मिलना चाहिए। मैं क्यों ना फेसबुक जैसा कुछ करूं, मैं क्यों ना चाइना के डिजिटल युआन जैसा करूं, क्यों ना मैं एयरटेल कॉइन लॉन्च कर दूं। पर वो डरे हुए बैठे हैं कि यार ये तो गड़बड़ हो सकती है, डिजिटल मतलब हमें एयरटेल कॉइन लॉन्च करने की परमिशन नहीं है। वो कहेंगे कि भाई ठीक है सरकार जी आप ऐसा करिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइए और उसमें यूटिलिटी कॉइन को अब लीगल कर दीजिए, प्राइवेसी कॉइन्स को बैन कर दीजिए और यूटिलिटी कॉइन को लीगल कर दीजिए। अब प्रधानमंत्री को लगता है कम से कम ये तो 2 वोट हो गए। ठीक, तो 1 वोट नेगेटिव हो गए, 2 वोट पॉजिटिव हो गए। अब तीसरा जो लास्ट स्टेक होल्डर है वो है डिप्लोमेट, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर समझ लीजिए। ठीक, अब डिप्लोमेट
की चिंता भारत के अंदर सबसे पहले तो डॉलर की डोमिनेंस की है, दूसरा वहां पर डिजिटल युआन की है, और तीसरा वो दुनिया में जब जाएं तो वो दुनिया में वो चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की इज्जत बढ़े। राइट। अब सवाल है कि वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की इज्जत बढ़े, पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा ये सीबीडीसी से बढ़ेगी, क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बढ़ेगी, पर वो कहते हैं कि देखिए मैं अभी फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि हिंदुस्तान की इज्जत कैसे बढ़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूं बढ़े, मैं चाहता हूं कि बढ़े। तो ये 5 बंदे वहां बैठे हुए हैं और 5 बंदों को प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। हाँ, एक वोट नेगेटिव आ गया, ठीक, 2 वोट पॉजिटिव आ गए, ठीक, और सॉरी, क्रिप्टो एक्सचेंजेस पॉजिटिव हो गया, टैक्सेशन डिपार्टमेंट नेगेटिव हो गया, बैंक्स भी बीच बीच में है, तो बैंक्स भी बीच बीच में है और डिप्लोमेट भी बीच बीच में है। तो 1:2 और 2-0। इसका मतलब ये है कि जब भी एक वर्किंग ग्रुप सरकार के अंदर बैठता होगा और स्टेक होल्डर्स बैठते होंगे, उसमें स्टेक होल्डर्स हो सकता है प्लस माइनस हो जाए, पर उनकी हालत ऐसी ही होती होगी कि यूनानिमस ओपिनियन नहीं बनता होगा। बिल्कुल। अब आप देखिए इसमें 5 वोट हैं, 5 में से 2 ने तो वोट ही नहीं किया, वो कहते जी हम इधर भी हैं उधर भी हैं, ना इधर है ना उधर है, इस तरह से बात है। तो 2 तो वोट बिल्कुल एब्सेंट हो गए, 3 वोट बढ़े, 2 उसमें से पॉजिटिव है, 1 वोट नेगेटिव है। तो मोदी जी क्या करें उसमें, या तो कम से कम 3 पॉजिटिव पड़े 2 नेगेटिव पड़े तो क्रिप्टो रेगुलेट होएगी। तो इस स्थिति को अगर हम ध्यान से समझें, देखिए जो सत्ता में बैठे हैं वो भगवान नहीं होते, वो भी इंसान ही होते हैं, और उनको गाइड करना हम सबका फर्ज है। अगर वो कंफ्यूज्ड हैं तो वो किसी कारण से कंफ्यूज्ड हैं, ऐसे नहीं कंफ्यूज्ड है, उनके जेन्युइन रीजंस हैं। ट्रू। तो सवाल है कि अगर इन 5 स्टेक होल्डर्स को सामने रखा जाए तो हमारे पास अगला रास्ता क्या है। ये कंफ्यूजन तो 2015 में भी थी, 16 में भी थी, 20 में भी थी, 21 में भी है, तो ये तो 2025 तक भी जाएगी। ट्रू। तो इसका मतलब है क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा नहीं, सीबीडीसी लॉन्च नहीं होगा, तो फिर हम तो लटके रहेंगे। ट्रू। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक उलझन है। इस उलझन से निकलने के लिए हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, जिसको एडवर्ड डी बोनो लैटरल थिंकिंग कहते हैं। तो मैं जो इंडियन डेटा डॉलर का प्रपोजल है वो एक लैटरल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स प्रपोजल की तरह प्रपोज कर रहा हूं। अब बेसिकली इसके पीछे का आइडिया क्या है, इसके पीछे 2-3 बड़ी मोटी मोटी सोच है। पहली मोटी मोटी सोच ये है कि आज की तारीख में सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल मॉनेटरी सॉवरन अथॉरिटी, जो आपको कह देती है कि ये है पैसा, आप मान लेते हो। आप ये नहीं बोलते कि भी आपने इन्फ्लेशन 2 से 4% कैसे कर दी, 4 से 6% कैसे कर दी, 6 से 8% कैसे कर दी, आपकी परचेसिंग पावर डाउन जाती है, आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो पहली बात, हिंदुस्तान में आरबीआई जो करता है इवन पार्लियामेंट के लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं होता। तो हिंदुस्तान में ये जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का कंसेंसस है, जिसके दम पर पूरे पैसे की गेम घूम रही है, ये जो सिंगल लीगल टेंडर है, हमें इसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है कि हम आम इंसान को बता सकें कि मनी का एक एंकर होता है। मनी हमेशा इन्फ्लेशन के जरिए हर समय डाउन नहीं जाती, मनी का एक यूटिलिटी एंकर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे यहां पर जो पूरा का पूरा मॉनेटरी सिस्टम है वो ब्लैक बॉक्स है। जैसे आज बिटकॉइन में इस समय कितने बिटकॉइन सिस्टम में आए तो आप ब्लॉक एक्सप्लोरर में जाके देख सकते हो। ट्रू। कितनी मनी छपी आप देख सकते हो, ईथरम में भी देख सकते हो, सब में देख सकते हो, सब ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में देख सकते हो, सब पब्लिक ब्लॉकचेन्स में देख सकते हो। क्रिप्टो की यही खासियत है कि वो ट्रांसपेरेंट है। तो अगर क्रिप्टो ट्रांसपेरेंट हो सकता है और ऐसी सैकड़ों चेन्स है जो ट्रांसपेरेंट है, तो हिंदुस्तान के मॉनेटरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होना चाहिए? आज क्यों नहीं हिंदुस्तान के हर इंसान को पता होना चाहिए कि भाई 200 के कितने नोट अभी छप रहे हैं, 2000 के कितने अभी छप रहे हैं, 500 के कितने अभी छप रहे हैं।
तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ मनी प्रिंटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा मनी सिस्टम बना सकते हैं जिस मनी सिस्टम को ना केवल हम पसंद करें, श्रीलंका वाले भी पसंद करें, बांग्लादेश वाले भी पसंद करें, पाकिस्तान वाले भी पसंद करें, और अगर चाइना को पसंद नहीं भी आता तो चाइना इसका कुछ बिगाड़ ही ना पाए? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो इन तीन चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो मैं इसके आधार पर एक प्रपोजल दे रहा हूं जिसका नाम है इंडियन डेटा डॉलर, जहां मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात कि मनी का एक एंकर होना चाहिए कि मनी को हम आइडेंटिफाई कर सके कि भाई मनी की ये वैल्यू है। तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि मनी का हम हिंदुस्तान में एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि यहां पर सिंगल लीगल टेंडर की बजाय डुअल लीगल टेंडर किया जाए, यानी कि रुपी के साथ साथ इंडियन डेटा डॉलर को भी सेकंड लीगल टेंडर का स्टेटस दिया जाए। नंबर 1। सर मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये लीगल टेंडर अगर आप एक बार ही बता दें कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें लोगों को। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ उसी करेंसी के अंदर टैक्स पे कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी कर्जे होते हैं आप सिर्फ उसी करेंसी के अंदर पे कर सकते हैं, और उस करेंसी के को आप छाप नहीं सकते। उस करेंसी को सिर्फ देश की सरकार ही, देश का आरबीआई ही छाप सकता है। तो ये सारे के सारे जो लॉज हैं वो लीगल टेंडर के अंदर आते हैं। इंडियन रुपी हमारा लीगल टेंडर है जो हमारे पास है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्लियामेंट को एक लीगल टेंडर की बजाय 2 लीगल टेंडर बनाने चाहिए, और दूसरे लीगल टेंडर का नाम है इंडियन डेटा डॉलर। अब सवाल ये है कि इंडियन डेटा डॉलर की वैल्यू क्या है? वहां मैं ये कह रहा हूं कि 1 GB डेटा के बराबर की जो वैल्यू है वो इंडियन डेटा डॉलर की वैल्यू है। ओके। आज तो बच्चे को पता है कि 1 GB डेटा क्या क्या मतलब है। राइट। ठीक, सॉरी। तो पहली बात यह कि आम आदमी को पैसे की वैल्यू का एक एंकर समझ में आना चाहिए। तो इंडियन डेटा डॉलर की वैल्यू होगी 1 GB के बराबर। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई 1 GB की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? तो वहां मैं ये कह रहा हूं कि इसको हम टैग कर दें, लॉक कर दें, एंकर कर दें या पेग कर दें, जैसे ये शब्द इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होते हैं, 10 रुपए के साथ। और ये जो पेग है इंडियन रुपी और लीगल इंडियन डेटा डॉलर के बीच में, ये जो पेग है, इस पेग को मैनेज करने की जिम्मेवारी आरबीआई की हो जाए। अगर आरबीआई रुपी और डॉलर और रुपी और फॉरेन करेंसीज का पेग मैनेज कर सकता है तो ये पेग भी मैनेज कर सकता है। रेगुलेटर तो, वही बन जाए, आरबीआई हो जाए। यस, रेगुलेटर मतलब वो पेग को रेगुलेट करने वाला वो प्लेयर बन जाए। बट इंडियन डेटा डॉलर यहां पर उनके लिए एक सेकंड लीगल टेंडर बन के सामने आ जाए। ओके। अब यहां पर मैं इन 5 स्टेक होल्डर जो सीरियस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में बैठे हैं उनको एक एक करके लेके आता हूं और उनके सभी मुद्दों को 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक, इसमें पहला मुद्दा है क्रिप्टो एक्सचेंज। निश्चल शेट्टी जी वहां कहते हैं कि भाई इंडियन डेटा डॉलर का हमको क्या फायदा है? तो यहां सरकार उनको एक प्रपोज करे कि भाई आप इंडियन डेटा डॉलर के अंदर फ्रीली कन्वर्टेबल कर सकते हो कोई भी क्रिप्टो करेंसी, सिवाय प्राइवेसी करेंसीज को छोड़ के। आप सारी क्रिप्टो करेंसीज को फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन डेटा डॉलर के अंदर। तो इसका मतलब है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो तैयार हो गया। आप बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन करने की बजाय सीधा इंडियन डेटा डॉलर में ट्रांजैक्शन करो, फ्रीली कन्वर्टेबल, सीधा सीधा मामला। अब निश्चल शेट्टी जी कहते हैं अच्छा ये तो बहुत कमाल की बात है, तो फिर ये कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो सरकार उनको सीधे तौर पर कह दे कि भी देखिए इंडियन डेटा डॉलर के ऊपर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा 2%। ओके, आप ये कह रहे हो कि सपोज एक एक्सचेंज के अंदर जो पेयर्स होते हैं, बीटीसी पेयर, इथेरियम पेयर, आईएनआर पेयर,
तो वैसे ही एक इंडियन डेटा डॉलर का एक पेयर हो जाएगा सपोज, और आप जब भी कोई बाय और सेल करो तो आप उसके अंदर कन्वर्ट कर लो इंडियन डेटा डॉलर के अंदर। ओके। यस, और आप उसमें स्टैंडर्ड 2% फीस रख दो, ट्रांजैक्शन फीस, ओके। और वही फीस का आर्गुमेंट बाकी क्रिप्टो करेंसीज पर, जो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज में एक दूसरे से लेन देन करना चाहती है, वो 2% सरकार को ट्रांजैक्शन टैक्स दे और खेल खत्म। बहुत तो मैसिव इससे अमाउंट होगा, 2% बहुत बड़ा हो जाता है, हो जाएगा सरकार के लिए अच्छी इनकम हो जाएगी, तो उसको यस, इनकम टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ही बारे में आप जो भी देखिए ना कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का एनुअल मनी सप्लाई घूमता है। 200 लाख, ये कैश को छोड़ के 200 लाख, उसका 2% 40 लाख, उसका 2% बनता है 4 लाख करोड़ रुपया। 4 लाख करोड़ रुपया, ये आज के जीएसटी का लगभग 60% बनता है। तो सोचिए ये कितनी बड़ी फिगर बन सकती है। ओके, सो अब ये जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, जो ये कह रहा था कि ये क्रिप्टो करेंसी से टैक्स चोरी हो सकती है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। यार ये तो, अगर बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे तो हमें 2% बिटकॉइन का टैक्स आएगा, अगर इंडियन डेटा डॉलर में पे करेंगे तो भी हमें 2% का टैक्स आएगा, और जितना हमें बिटकॉइन का टैक्स आएगा वो हर 2 महीने या महीने या 15 दिन बाद हम ऑक्शन करके उसको इंडियन डेटा डॉलर या इंडियन नेशनल रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे। अमेजिंग। हाँ, सही बात है। तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट का जो वोट इनकम नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। उसका तो एक रेवेन्यू, उसका तो इनकम का, उसका ब्रैकेट जो नेट है वो बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो क्रिप्टो एक्सचेंज का वोट पॉजिटिव पहले ही था, अब टैक्सेशन डिपार्टमेंट का जो नेगेटिव वोट था वो पॉजिटिव हो गया। हाँ, राइट। ठीक, अब आते हैं हम डिप्लोमेट के ऊपर। डिप्लोमेट देखता है कि यार ये प्रपोजल क्या है, ये इंडियन डेटा डॉलर क्या बला है। तो सीधी सी बात है, जिस करेंसी के पीछे 1 अरब लोग हों, बिटकॉइन के पीछे लगभग 5 करोड़ लोग हैं, तो बिटकॉइन की वैल्यू कहां है? 50 मिलियन, 5 करोड़। तो हिंदुस्तान के पीछे तो 100 करोड़ लोग हैं। जब इंडियन डेटा डॉलर के पीछे 100 करोड़ लोग खड़े होंगे तो इंडियन डेटा डॉलर को हिंदुस्तान से बाहर लोग क्या नहीं पहचानेंगे? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन डेटा डॉलर की डिमांड हिंदुस्तान से बाहर भी पैदा होएगी। तो अगर कल को हम ये कह दें कि भारत सरकार अपनी सारी टेलीकॉम कंपनियों, टेक्नोलॉजी कंपनीज को कह दे कि आप इंडियन डेटा डॉलर में भी पेमेंट ले सकते हो डॉलर के अलावा, विच मीन्स कि वहां पर ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी। और सबको पता है कि इसके पीछे 1 GB डेटा एक सॉलिड वैल्यू है, जैसे गोल्ड की वैल्यू दुनिया में है, क्योंकि गोल्ड सब जगह एक्सेप्टेबल है, डेटा भी सब जगह एक्सेप्टेबल है। ब्रिलियंट, डेटा इज यूनिवर्सल, मतलब सब आज जगह की तारीख में, आज की तारीख में 400 करोड़ लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं डेली। सो ये वो करेंसी है जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस को बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। अब दूसरा इसके अंदर एक और फायदा हो सकता है कि कल को अगर डिजिटल युआन लॉन्च भी होता है, ठीक, तो हमारे पास इंडियन डेटा डॉलर है। अगर वो 50 या 100 अफ्रीकन कंट्रीज में लॉन्च करते हैं तो हम एयरटेल को कहेंगे भाई आप भी अपने 15 अफ्रीकन कंट्रीज में इंडियन डेटा डॉलर की पेमेंट्स लॉन्च कर दो। तो कम से कम हमारे पास ग्लोबल कंपटीशन का एक फील्ड तो आ जाएगा। राइट। कल को हम कितना उनसे आगे जाते हैं वो, या कितना उनसे पीछे रहते हैं, बात की बात है, पर कम से कम हम उनको सलाम करने के लायक तो नहीं ना, हम उस हालत में तो नहीं ना पहुंचेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड पे आएंगे कम से कम। क्योंकि आज हमारे पास सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है कि डॉलर की तरफ जाएं कि युआन की तरफ जाएं। कल हमें होगा कि ना हमें डॉलर की तरफ जाना है ना हमें युआन की तरफ जाना है, हमें इंडियन डेटा डॉलर के साथ रहना है। So you can say it's a non-alignment policy हमारी। Exactly. तो ये मॉनेटरी लेवल पर एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है जो आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान ने
रशिया और अमेरिका के बीच में से किसी का चुनाव ना करके अपना चुनाव किया था। ठीक, तो अब डिप्लोमेट का भी वोट पॉजिटिव हो गया। ठीक, क्रिप्टो एक्सचेंज पॉजिटिव, टैक्सेशन डिपार्टमेंट पॉजिटिव, डिप्लोमेट पॉजिटिव। अब आगे बैंक्स। ठीक, अब बैंक्स कहते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है इसके अंदर हमें क्या फायदा है? हमें तो फ्रैक्शनल रिजर्व करेंसी सिस्टम था, तो उसमें तो हम अपना पैसा कमा रहे थे। तो इंडियन डेटा डॉलर जब वो देखते हैं तो वो कहेंगे कि यार अगर क्रिप्टो रेगुलेट हो रहा है तो हम इजीफाई के साथ या क्विक स्वैप के साथ हम अपना एग्रीमेंट क्यों नहीं कर सकते? हम अपने यूजर्स को क्रिप्टो सर्विसेज क्यों नहीं दे सकते? डिफाई, यू आर सेइंग। डिफाई अभी हवा में है, वो रेगुलेटरी नहीं है, उसका फिएट करेंसी या फिएट इंस्टीट्यूशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। अगर कल को आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि मैं अपने 4 करोड़ यूजर्स को डिफाई सर्विसेज देना चाहता हूं और क्रिप्टो रेगुलेट हो गया है इंडियन डेटा डॉलर के कारण, तो उसके लिए तो नया रेवेन्यू आ जाएगा। 4 करोड़ लोगों को डिफाई सर्विसेज देने के साथ उसका रेवेन्यू कहां जाएगा? एब्सोल्युटली। ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के लिए नहीं है, एचडीएफसी बैंक के लिए, एसबीआई के बैंक। हिंदुस्तान में याद रखिए इस समय लगभग 50 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं। 50 उन 50 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर्स को हम डिफाई की और क्रिप्टो एक्सचेंजेस की डायरेक्ट सर्विसेज दे सकते हैं। अगर कॉइन टीसीएक्स इथेरियम पर स्टेक कर सकता है तो सब आईसीआईसीआई बैंक इथेरियम पर स्टेकिंग सर्विस क्यों नहीं दे सकता? क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आज जो कमाई क्रिप्टो एक्सचेंजेस कर रहे हैं वही कमाई कल को बैंक भी करेंगे। तो बैंक का चौथा जो वोट था वो भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अब उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिल गया और नया रेवेन्यू नजर आ गया और उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। तो चौथा वोट बैंक का वो भी पॉजिटिव हो गया। अब पांचवा वोट आते हैं कंपनीज का। अब कंपनीज बहुत सारी हैं, उसमें पेटीएम भी है, उसमें इन्फोसिस भी है, उसमें रिलायंस भी है, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। वो कंपनी सोच रही हैं कि यार ये क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी कमा रही हैं, बैंक भी खुश हो गए, डिप्लोमेट साहब भी खुश हो गए, हाँ टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी खुश हो गया, तो हम क्या झक मारने आए हैं? 4 वोट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमें क्या मिला? तो वो प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि भाई सर ये सब तो ठीक है, बट आप ये बताइए आप क्रिप्टो का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो लेके आ रहे हो, इंडियन डेटा डॉलर के अंदर फ्रीली कन्वर्टेबल कर रहे हो, टेक्सोनॉमी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कहां है? कौन सी क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी टोकन होएगी, कौन सी यूटिलिटी टोकन होएगी, कौन सी पेमेंट करेंसी होएगी, या कौन सा एसेट टोकन बनेगा? टोकन्स की बहुत सारी वेराइटीज होती है। बिल्कुल ठीक है, अगर मान लीजिए कल को डीएलएफ कहता है कि मैं अपना एसेट टोकन रिलीज करना चाहता हूं अपने लैंड बैंक का, तो वो डीएलएफ, मान लीजिए अगर वहां डीएलएफ बैठा है तो डीएलएफ कहेगा कि भाई एसेट टोकन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दीजिए। फिर इसका मतलब है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिर्फ यस और नो और क्रिप्टो को कहना नहीं है, उसकी टेक्सोनॉमी क्रिप्टो करेंसीज की, वर्चुअल करेंसीज की, वो बनाना भी है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं यार ये तो बड़ा बड़ा अच्छा बात मुद्दा है, हम टेक्सोनॉमी बना देते हैं, हम निशित देसाई एसोसिएट्स या अनिरुद्ध रस्तोगी या हिंदुस्तान खेतान एंड कंपनी के जो टॉप लॉयर्स हैं उनको बुला के टेक्सोनॉमी डिजाइन करवा देते हैं, तो उनकी बात भी पूरी हो जाती है। तो पांचों के पांचों वोट पॉजिटिव हो गए। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई ये तो वोट तो पॉजिटिव हो गए, सीबीडीसी का मुद्दा भी सॉल्व हो गया, हाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मुद्दा भी सॉल्व हो गया, पर साहब ये इंडियन डेटा डॉलर को आम आदमी तक कैसे पहुंचाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनको नवंबर 2016 की डीमोनेटाइजेशन का नेगेटिव एक्सपीरियंस याद होगा। तो वहां पर इसी प्रपोजल के अंदर एक
सब प्रपोजल है उसका, इसका छोटा सा हिस्सा है कि हम एक इसके अंदर टोकन इकोनॉमिक्स बनाते हैं। कि टोकन इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि 1 बिलियन 1 अरब डाटा यूजर्स हिंदुस्तान में एज्यूम कर लिए जाए। जो इस समय हिंदुस्तान में लगभग 90 करोड़ यूजर हैं, मैं उसमें 100 करोड़ मान रहा हूं। तो जो बढ़ती जाएगी तो लगभग 100 करोड़ के आसपास मैं गिनती मान रहा हूं। एक बंदा 1 GB डाटा रोज इस्तेमाल करे तो साल में 365 GB हो गया। बिल्कुल। 10 साल में 3650 GB हो गया। तो मैं 100 करोड़ लोग 10 साल में जितना डाटा यूज करेंगे, मैं उस डाटा को 3.65 ट्रिलियन GB डाटा देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसको टोकनाइज कर दो। 3.65 ट्रिलियन डॉलर्स, इंडियन डाटा डॉलर्स क्रिएट कर दिए जाए। ठीक, ये है टोकन इकोनॉमिक्स मैक्सिमम सप्लाई। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 18% तो टेलीकॉम सेक्टर जीएसटी देता है, ठीक, और 8% एजीआर देता है, एनुअलाइज ग्रॉस रेवेन्यू का शेयर देता है। 18 जमा 8 26। तो ये 3.65 ट्रिलियन का जो 26% है, जो सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर से अगले 10 साल में टैक्स वसूल करना है, जो जनता का पैसा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस जनता के पैसे को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में 100 करोड़ लोगों के अंदर बांट दिया जाए। तो सर वो तो जब पैसा आएगा तो फिर वो लोग स्पेंड करेंगे। एग्जैक्टली तो ये पैसे की जो टोटल वैल्यू बनती है लगभग 10 लाख करोड़ रुपया बनती है। 10 लाख करोड़ रुपया। तो डिजिटल मनी के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ मनी होती है वो लगभग 10 से 12 गुना होती है। अगर 10 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों को बांटा जाएगा तो इसको 10 गुना आप करें तो 100 करोड़ बनता है। तो 100 करोड़ की नई डिमांड इस नए मनी सिस्टम से बिल्ड होएगी और उसके ऊपर 2% टैक्स सरकार को मिलेगा, 2 लाख करोड़ रुपया। तो सोचिए कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी परचेजिंग पावर के क्राइसिस का शिकार हुआ है, जब एक एक बंदे को 10-10 हजार रुपया मिलेगा, लगभग 10 महीने की किस्तों में हजार रुपया लगभग पर मंथ मिलेगा, तो एक परिवार 4 बंदों का है तो लगभग ये 40,000 रुपया बनता है। तो सोचिए हिंदुस्तान के अंदर 25-30 करोड़ परिवार हैं। ये इनकम जब सर्कुलेट होएगी, क्योंकि मेरा खर्चा आपकी इनकम, आपका खर्चा किसी और की इनकम, तो ये सर्कुलेट जब होएगी तो हिंदुस्तान के जो अंदर परचेजिंग पावर का क्राइसिस है, जो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट हो रहा है, ये रिवर्स हो जाएगा। अब आप कहेंगे इन्फ्लेशन आ सकता है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है इन्फ्लेशन आए, थोड़ी देर के लिए हो सकता आए, बट जो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा बढ़ेगा उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। तो अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो ये प्रॉब्लम कुछ महीनों के बाद सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब वहां पर दूसरा सवाल आ सकता है कि भाई टेलीकॉम कंपनियां क्यों करेंगी? सारा कुछ तो टेलीकॉम कंपनियों के जरिए ही जाएगा ना। ये सारा का सारा पैसा जो है वो टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स को जाएगा, तो ये टेलीकॉम कंपनियां क्यों करेंगी? तो वहां पर हम एक और प्रपोजल इसके साथ सब प्रपोजल दे रहे हैं कि देखिए टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर खूब कर्जा है। लगभग इस समय 2.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है टेलीकॉम सेक्टर पर। कर्जा बेसिकली क्या होता है? मान लीजिए एयरटेल ने किसी से कर्जा लिया, उसके बदले में उन्होंने वहां पर अपनी इक्विटी मॉर्टगेज की होती है। ठीक, मैं यहां ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में 3 बड़ी कंपनियां हैं, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। इनकी इक्विटी को इंडियन डाटा डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाए, चाहे वो इक्विटी रिटेल यूजर्स के पास है, चाहे इनके लेंडर्स के पास है, चाहे इनके प्रमोटर्स के पास है। विच मीन्स कि 26% यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जरिए आम जनता को दे दिया जाए, 40% इन टेलीकॉम कंपनियों को दे दिया जाए, और सेक्टर को, पूरे टेलीकॉम सेक्टर को जीरो डेट सेक्टर घोषित कर दिया जाए।
तो उनका तो डेट जो है वो जीरो हो गया जो। एग्जैक्टली क्योंकि अगर वो जीरो डेट नहीं होएंगी तो हिंदुस्तान के नए मॉनेटरी सिस्टम का रॉक सपोर्ट नहीं बन सकती। बट इसमें एक और एडिशन है, वो ये, क्योंकि देखिए वो जीरो डेट स्टेटस एक टेक्निकल बात है बेसिकली, ठीक है, बट जो इसके अंदर और इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीकॉम सेक्टर की तीनों कंपनीज को बाय डिफॉल्ट ग्लोबल डिफाई बैंक्स का, ग्लोबल क्रिप्टो बैंक्स का स्टेटस अपग्रेड कर दिया जाए। यानी कि वो तीन बड़ी कंपनियां, एयरटेल क्रिप्टो बैंक, रिलायंस जियो क्रिप्टो बैंक, वोडाफोन आइडिया क्रिप्टो बैंक, और दुनिया भर को इंडियन डाटा डॉलर के ऊपर डिफाई सर्विसेज डिलीवर करना शुरू करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ये डिफाई या क्रिप्टो बैंक्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएंगे और इनको कहीं ना कहीं जैसे क्रिप्टो बैंक्स के लाइसेंस भी कल को इश्यू हो सकते हैं रेगुलेटर के द्वारा, कुछ एक तरीके के नए लाइसेंस भी इश्यू हो सकते हैं। मैं इसी में यही कह रहा हूं कि जब हम इंडियन डाटा डॉलर का बिल पार्लियामेंट में प्रपोज करें तो उसके अंदर यह सब प्रपोजल हो कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सभी सारे सेक्टर को जीरो डेट घोषित कर दिया जाए और इन कंपनीज को ग्लोबल क्रिप्टो बैंक्स बना के इनको फेसबुक और डिजिटल युआन के सामने तीन बड़े पहरेदार बना के खड़ा कर दिया जाए। अगर आज मान लीजिए एयरटेल कॉस्मोस एसडीके पर अपनी ब्लॉकचेन बना लेता है, रिलायंस जियो पॉलीगॉन मैटिक पर बना लेता है, राइट, ठीक है, वोडाफोन आइडिया एवलांच पर बना लेता है या पोल्का डॉट पर बना लेता है, तो तीनों बड़ी चेन्स के ऊपर हमारा टोकन फ्लोट करेगा और इनके जरिए हम अपना पूरी दुनिया के अंदर टोकन बेस इंडियन डाटा डॉलर टोकन बेस सर्विसेज डिफाई के जरिए दुनिया को दे सकते हैं। तो यानी कि अगर इंडियन नेशनल रुपी भारतीयों के लिए करेंसी बनेगा तो इंडियन डाटा डॉलर भारतीयों और विदेशियों के लिए करेंसी बनेगा। और जो विदेशी भारत है, भारतीय हैं, और जो रेमिटेंस आप देखिए कितना बड़ा सेविंग हो गया रेमिटेंस पे। यस, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। मैं यहां ये कह रहा हूं कि आप इंडियन डाटा डॉलर को कॉर्डा के ऊपर भी लॉन्च कर सकते हैं, आप उसको कॉस्मोस एसडीके पर भी लॉन्च कर सकते हैं। ये एक टेक्निकल सवाल है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, बट सवाल ये है कि इंडियन डाटा डॉलर को लॉन्च करने का हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ देश में है। तो 26% यूनिवर्सल बेसिक इनकम पूल में चला गया, 40% टेलीकॉम रिजर्व पूल में चला गया, बाकी बचा 34%, 26 और 40 66, बाकी बचा 34%। ये जो 34% टोकन है इनको हम अगले 10 सालों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हर महीने रिलीज करते जाएं ताकि इसकी सप्लाई जो है वो ज्यादा ना बढ़े। जितनी भी आप फोन बिल पे करते हैं वो इंडियन डाटा डॉलर में कर सकते हैं, आप जितनी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं वो इंडियन डाटा डॉलर में कर सकते हैं। तो जब 100 करोड़ लोग एक करेंसी सिस्टम को यूज करेंगे और उससे सरकार को रेवेन्यू आएगा और उससे ग्लोबल डिफाई और ग्लोबल क्रिप्टो बैंक सर्विसेज बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, तो सोचिए उससे हिंदुस्तान के अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल आएगा वो किस किस लेवल का होगा। अनइमेजिनेबल, मतलब मैं इसकी कल्पना कर रहा हूं तो एक अलग लेवल पे एक वो फीलिंग आ रही है सर। बट एक चीज आप बताएं, जैसे कि कोई भी, जब हम चाहे इंडियन डेटा डॉलर की हम बात कर रहे हैं, बनेगा तो ब्लॉकचेन पे, राइट? और ब्लॉकचेन पे जब बनेगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, सब चीजें कोई भी इसको देख पाएगा, मॉनिटर कर पाएगा, सब चीजें हैं। आपको लगता है कि आज जब एक ही साइकी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशंस की, और इंस्टीट्यूशंस को चलाते कौन है? लोग ही चलाते हैं, राइट? तो आपको लगता है कि क्या हमारे इंस्टीट्यूशन जो इस टाइम जो रेगुलेटर है वो ऐसे प्रपोजल्स के लिए ओपन रहेगा कि वो चाहेगा ऐसे प्रपोजल्स? तो आपने नो डाउट इसमें आंसर कर दिया है, बट फिर भी जो एक कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है आज एक सेंट्रल बैंक का दुनिया भर के, और ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो एक्सेसिबल होगा किसी भी आदमी के लिए, अपने सिस्टम पे बैठ के वो देख सकता है, जैसा कि आपने बोला, तो कहीं वो क्लैश नहीं हो जाता है उसका? देखिए हिंदुस्तान असल में बड़ा कमाल का मुल्क है।
इस मुल्क के अंदर आपको निराशा की भी बेइंतहा मिल जाएगी और उम्मीद की भी बेइंतहा मिल जाएगी। जी जी। अगर आपको मैं आज से 30 साल पीछे ले जाऊं 1991 में, तब हिंदुस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का इंपोर्ट करने की फॉरेन करेंसी बची थी, हम्म सिर्फ 1 हफ्ते की। हम्म और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमें कर्जा इस शर्त पर दिया था कि हम उनको अपना टनों सोना हम्म, गिरवी रखे, तब जी जाके उन्होंने हमें उधार दिया था। जी। उस मुश्किल हालात में पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में लॉन्च किया। 1991 से पहले हिंदुस्तान में अगर आपको कैंची चप्पल भी बनानी है तो उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस, हाँ, स्कूटर नहीं और मिलता और था। और कस्टम ड्यूटी जो थी वो 300% हुआ करती थी। जी आज जी जनरल जनरल कस्टम ड्यूटी 20% है। जी। तो अगर हम 30 साल पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर सकते थे, तो आज भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का एक वर्जन 2.0 हमारे सामने पल खड़ा है। पल खड़ा है, सही बात है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिप्टो कम्युनिटी को इस लीडरशिप मोमेंट के अंदर आगे आना पड़ेगा, हम्म क्योंकि इसमें उनका सबसे बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत इंडिया के अंदर क्रिप्टो कम्युनिटी के पास है। अगर उनको प्रॉफिट या उनको जो नई टेक्नोलॉजी की समझ की बात करें तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास है, हम्म सबसे बड़ा मोटिवेशन लेवल उनके पास है। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर्जन 2.0 के कगार पर खड़े हैं। ये 2021 में होता है, 22 में होता है, 24 में होता है, 25 में होता है, होगा ही होगा। कब होगा मैं ये नहीं जानता, बट ये करना पड़ेगा। राइट। आप सोचो, मैं एक ऑडियंस को एक थॉट के लिए एक चीज देता हूँ। आप सोचो कि हमने अभी तक जितनी भी सीबीडीसीज जो दुनिया में जो बात चल रही है, जिन मॉडल की बात चल रही है, चाहे हम चाइना के भी डिजिटल युआन की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं या चाइना से कोई पूछे कि उसकी बैकिंग क्या है उस सीबीडीसी की, तो उसकी बैकिंग वही है जो इस समय जो फियाट करेंसी के पीछे जो बैकिंग है। बेसिकली बैकिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जो सरकार का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको चलाने की जो एबिलिटी है वही उसकी बैकिंग है। जो जो सरकारें फेल हो जाती हैं, जैसे कि हमने जिम्बाब्वे, लेबनान और वेनेजुएला में देखा, जैसे जैसे वो सरकारें फेल हो जाती हैं वैसे वैसे उनके प्रोमिसेस भी फेल हो जाते हैं। वो जो सरकारों के अंदर जो विश्वास है वही फियाट की बैकिंग होती है। और उसी का वो बैकिंग का वर्जन 2 सीबीडीसी है, जो कुछ नहीं, जो एक तरीके का जो आप एक क्रिप्टो करेंसीज की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, तो एक तरीके की भ्रम की स्थिति पैदा करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कि अपनी जनता को ये बताना कि हम भी उसके लिए तैयार है। और जो सीबीडीसी है, यही रियल क्रिप्टो करेंसीज है। क्योंकि एक आम आदमी को बेसिक डिफरेंस सीबीडीसी का, बिटकॉइन का, इथेरियम का, इनफैक्ट जो बिटकॉइन में लोग हैं उनको भी बिटकॉइन और इथेरियम का डिफरेंस नहीं पता होता। हम कैसे मान लें कि एक आम आदमी को उसको कहां से ये डिफरेंस पता लगेगा लेकिन जो सुनील अग्रवाल जी का जो मॉडल है, अगर आप इसकी बात देखें, आप कितना ब्यूटीफुल मॉडल है कि वो क्या कह रहे हैं। इसको इसको आप लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि हम करते हैं सीबीडीसी, करेंगे, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो सीबीडीसी है इसकी बैकिंग रखते हैं। और बैकिंग में वो गोल्ड नहीं कह रहे, मतलब कोई हमारी सरकारों को गोल्ड का एक रिजर्व तैयार नहीं करना है। सुनील अग्रवाल जी सिल्वर को प्रपोज नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि सिल्वर की खदानें खोदो और सिल्वर को लेके आओ और सीबीडीसी को बैकिंग में लाओ। नहीं, एक सिंपल सा एक जो डेटा है जो ऑलरेडी हमारी, जिसमें कंपटीटिव एडवांटेज है, क्योंकि दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे चीपेस्ट जो डेटा का जो वर्जन और सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन है डेटा की, वो इंडिया टॉप पे है उसके। तो ऑलरेडी जो डेटा हमारे पास है, उसी डेटा को, जिसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो यूनिवर्सली जिसकी डिमांड है, उस डेटा को हम उसकी बैकिंग करें, उसकी बैकिंग बनाएं। और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके आंसर्स, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको उन्होंने, कंसर्न को उन्होंने किस ब्यूटीफुली एक तरीके से उसको एड्रेस किया।
अब मैं सुनील सर, ये मेरा एक क्वेश्चन है कि ये आपका इतना बढ़िया प्रपोजल है, राइट? हम इस प्रपोजल को अगर एम्पलीफाई करना चाहें एज अ कम्युनिटी, तो किस तरीके से इस प्रपोजल को एम्पलीफाई कर सकते हैं? कैसे आपको इस प्रपोजल का क्या एक इंडियन डेटा डॉलर की एक वेबसाइट होनी चाहिए? क्या इसका एक व्हाइट पेपर होना चाहिए? कम्युनिटी को किस तरीके से इस चीज को एम्पलीफाई कर सकती है? आपको एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे आपको क्या लगता है कि कैसे कम्युनिटी को इसको और आगे बढ़ाना चाहिए? क्या आप उस पर बात कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सबसे पहला कदम है इस चीज़ को पॉपुलर करने का होना चाहिए, वो तो सबसे पहले कम्युनिटी को एग्री करना होगा कि ये हमारा सीबीडीसी का मॉडल बनना चाहिए। जी। विच मीन्स कि जब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस सरकार के किसी नुमाइंदे से मिलती हैं, तो उनको सीबीडीसी का ये प्रपोजल उनके सामने रखना चाहिए। रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये। दूसरी चीज ये कि जो हमारे बड़े नेटवर्क हैं, जैसे पॉलीगन हमारा सबसे पावरफुल, सबसे सक्सेसफुल नेटवर्क है, अमेजिंग। उस नेटवर्क को इंडियन डेटा डॉलर जैसे आइडिया को ग्लोबल लेवल पर प्रपोज करना चाहिए, ताकि ये आइडिया सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं सफल हो सकता, ये पाकिस्तान के अंदर भी सफल हो सकता है, ये चाइना के अंदर भी सफल हो सकता है, ये ब्राजील के अंदर भी सफल हो सकता है, ये इंडोनेशिया के अंदर भी सफल हो सकता है। और सोचिए, अगर इंडोनेशिया या ब्राजील की सरकार मेटिक नेटवर्क के ऊपर अपने अपने देश के डेटा डॉलर लॉन्च करें, तो सोचिए नेटवर्क वॉल्यूम कहां पहुंचेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर क्रेडिबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स तो गिनती के हैं। तो मेरा सवाल यहां ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस देश के रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदों से बात करें, और पॉलीगॉन जैसे जो नेटवर्क हैं वो दुनिया के मुल्कों से बात करें, ताकि हम ग्लोबल लीडरशिप दुनिया को दे सके और अपने नेटवर्क्स के ऊपर ट्रांजैक्शन ट्रैफिक का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक थॉट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके। तो ये तो सबसे पहली जरूरत है जिससे हम एक दुनिया को एक यूनाइटेड स्टैंड दे सकते हैं। सबसे पहली क्रिप्टो के अंदर जरूरत है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और सीबीडीसी के फ्रेमवर्क को लेकर हम यूनाइटेड हो। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो पहला, जिस दिन यूनिटी आ गई उस दिन इस प्रपोजल को अपनाने वालों की गिनती अपने आप बढ़ जाएगी और हम सरकार के टॉपमोस्ट लेवल तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। अभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अभी हम यूनाइटेड नहीं है। बिल्कुल यूनाइटेड। आप सिंपल सी बात, इस बात को इस तरीके से समझिए कि अभी तक हमें ये ना परसेप्शन है, और मेरी भी परसेप्शन थी, मैं इसको अपने को अलग नहीं कर रहा हूं। मैं ये सोचता था कि सीबीडीसी का काम सेंट्रल बैंक का है, और ये क्रिप्टो और जो बिटकॉइन और इथेरियम, ये जो इसकी जो प्रोग्रेशन का काम है, ये कम्युनिटी और एक्सचेंजेस का है। अभी तक जो आपको जो थॉट प्रोसेस लग रहा था, आप सीबीडीसी आपको लगता है ये तो यार वो सेंट्रल बैंक का काम है, ये मेरा काम नहीं है। वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे उसको चीजें बिल्ड करनी है, वो उसका डेस्परेट अटेम्प्ट है, लेट देम डू दैट। एक तो है कि आप देश के सेंट्रल बैंक को छोड़ दो उसके हाल पे, लेकिन अपने देश के सेंट्रल बैंक को आप जिस तरीके से छोड़ दो, सेंट्रल बैंक आपका अगर आपके हाल पे छोड़ दे, तो देश किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा? जो सेंट्रल बैंक के अंदर जो लोग हैं वो डिपेंडेंट किस पे हैं? वो आप ही पे डिपेंडेंट है, कम्युनिटी की पे ही डिपेंडेंट है सॉल्यूशंस के लिए। मैं मानता हूं कि जो डायलॉग है सेंट्रल बैंक का और जो कम्युनिटी का, वो अपने लोवेस्ट पे है। मतलब मुझे आज तक 3 साल, मुझे 4 साल हो गए, मैंने आज तक वो डायलॉग होते नहीं देखा। मैं आगे भी उसकी उम्मीद नहीं देख रहा हूं। बट सुनील सर का एक चीज कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर सीबीडीसी के प्रपोजल्स को जो संस्थाएं हैं, कम्युनिटी तो है ही जो इंडिविजुअल लेवल पे मैं आप एक मीडिया के लेवल पे कर रहे हैं, बट जो संस्थाएं हैं, जो मैटिक प्लेटफॉर्म, वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स, बिड बीएनएस, ये एक्सचेंजेस हो गई, एक प्रोजेक्ट्स हो गए, इजीफाई, क्विक स्वैप, और जितने भी इंडिया डाओ, महा डाओ, ये जो चीजें, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर एज अ कम्युनिटी है मिलके अगर बात की जाए,
तो मैं आपको बताऊं कि शायद अगर सीबीडीसी पहले अगर रेगुलेट हो जाए, जो प्रपोजल सुनील जी ने दिया, अगर वो प्रपोजल ऑटोमेटिकली स्पिल ओवर हो जाएगा क्रिप्टो के ऊपर, क्रिप्टो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी, तो क्रिप्टो पहले हो जाए और बाद में सीबीडीसी हो, ये चैलेंजिंग है। लेकिन अगर पहले सीबीडीसी हो जाए, मतलब वो भी जो इंडियन डेटा डॉलर अगर हो जाए और क्रिप्टो का उसके बाद ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाना, ये स्वाभाविक है, ये ऑटोमेटिकल है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आज इस इस टॉक का, ये जो कि ऑब्वियसली लंबी हो गई है, बट मैं ये भी जानता हूं कि जो हमारे चैनल के जो व्यूअर हैं, जो मुझे सुनना चाहते हैं, मैंने देखा है एनालिटिक्स में कि वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा भी सुनते हैं, और इसके डिफरेंट शॉर्ट वर्जन्स भी बनेंगे, और इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा कि इंडियन डेटा डॉलर एक बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है। और जो कि जिस तरीके से हमने यूपीआई के अंदर, हमने रुपे कार्ड के अंदर, हमने मास्टर कार्ड और वीजा की मोनोपोली को ब्रेक किया। दुनिया में आज तक वीजा और मास्टर की मोनोपोली को कोई ब्रेक नहीं कर पाया, रुपे ने उसको ब्रेक करके दिखाया। हमने यूपीआई के थ्रू ये करके दिखाया कि यूएस अपने आप को अगर टेक्नोलॉजी का लीडर मानता था, हमने यूपीआई को उस लेवल पे ले गए कि वो भी अपने देश के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी बना चुके हैं। यूपीआई कितने देशों ने उस मॉडल की कॉपी मांगी है, उस मॉडल को अपनाने की बात की है। तो हम इंडियन डेटा डॉलर को भी उस तरीके से कर सकते हैं, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास रिसर्चर है, हमारे पास विल पावर है, हमारे पास वॉलंटियर्स है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, हम इस प्रोजेक्ट पे वैसे ही काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये एक अमेजिंग सब्जेक्ट है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी। आपका जो बोलने का एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आप इस टॉपिक पे जब बोलते हैं, मैं अपने आप को बहुत पैशनेट मानता हूँ कि मैं भी बोलना बहुत पसंद है मुझे कि किसी सब्जेक्ट पे, बट मैं जब आपको देखता हूँ और रिपीटेडली एक बात को, उसी बात को हर वक्त इवॉल्व करके बताना, जैसे आज आपने जो स्टेक होल्डर्स वाली बात की है, पहली बार किसी चैनल पे करी है। मैंने आज तक आपको किसी फोरम पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, एग्जाम्पल देते हुए नहीं सुना था। तो आज आपने पहली बार ये सोल्यूशन एज अ स्टेक होल्डर जो ये बताया, ये भी बहुत यूनिक है। जो अगली चीज मैं करना चाहूंगा सर, वो ये कि आपके साथ एक ट्विटर स्पेस मैं करना चाहूंगा, ताकि लाइव लोग सुनेंगे और हम डायरेक्टली इंडियन डेटा डॉलर पे आएंगे, और सीबीडीसी इंडियन डेटा डॉलर 1 घंटे का सेशन मैं आपके साथ करना चाहूंगा। ठीक तो है। थैंक यू वेरी मच सुनील सर फॉर दिस एंड फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी, और आपकी विशेष हमेशा चाहिए होंगी। मैं आगे भी आपको ऐसे ही कंटिन्यूअसली बुलाता रहूंगा श्योर श्योर, आप चैनल जब पे। बुलाएंगे मैं आऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।